नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और आपका स्वागत करता हूं मैं जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम खुली किताब में। आज जिस किताब को हम खोलेंगे और उसके हर एक पन्ने पर नजर डालेंगे, वो है सेना की, हमारे देश के वीर जवानों की। अब ये सेना हमारे देश में बहुत ही ज्यादा इसकी वैल्यू की जाती है, बहुत ज्यादा देश प्रेम के लिए माना जाता है। अगर पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा सेना को इज्जत दी जाती है, तो वो हिंदुस्तान है। ये मेरे बोल नहीं है, ये मेजर जनरल पीके सहगल के बॉल है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में खुद पीके सहगल जुड़े हैं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर मैं आपका। थैंक यू। सर, मैं आपसे पहले तो आपके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी सेना में एंट्री कैसे हुई। मैं सेना में नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से गया 1961 में, और 4 साल की ट्रेनिंग हुई। 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो 1965 में मैं कमीशन हुआ, वो 2002 में रिटायर हुआ। सो टोटल मेरी सेना के साथ ताल्लुकात रहे 41 साल, जिसमें से 4 साल ट्रेनिंग के थे और 37 साल जो थे वो एक्टिव सर्विस में थे। सर्विस के दौरान में मैंने हवाई जहाज भी चलाए। मैं आर्मी एविएशन का फाउंडिंग फादर रहा और 10 से 11 साल मैंने हवाई जहाज चलाए, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ, मोस्टली इन द माउंटेन्स। मैंने नेवी के साथ भी खुफिया तौर पे 6 महीने की कार्रवाई की, और मैं डीप सी डाइवर भी हूँ। सो मैं हवाई चालक भी हूँ और डीप सी डाइवर भी हूँ। और मैंने वो तमाम इलाकों में सर्व किया है जो इस समय हमारे लिए खास इंटरेस्ट के हैं। यानी दूसरे लफ्ज में, मैंने नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 14 साल रहा। मैं सिक्किम में इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट में 8 साल रहा। और लद्दाख में, जहाँ पे हमारा स्टैंड ऑफ है चाइना के साथ में, उस इलाके में मैं हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था 4 साल के लिए। और वो तमाम इलाका जो है, दमचौक का या दिपसंग का या पेगोंगसो का, मैं अपने हाथ की लकीरों की से भी बेहतर जानता हूँ। क्या बात है सर, मतलब आपने ना जल छोड़ा, ना थल छोड़ा, ना वायु छोड़ा, आपने तीनों चीज करके दिखा दिया। क्या बात है। और सर, मैं एक चीज, अभी हाल ही में अनेक मूवी आई है, अनेक में नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत बातें कही गई है। कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एज एन इंडियन माना भी नहीं जाता है। तो क्या सच में जब आपका नॉर्थ ईस्ट में पीरियड था, टाइम पीरियड जब आपने वहां पे बिताया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको झेलनी पड़ी परेशानियां और क्या कुछ हुआ वहां पर? देखो, फौज को किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होती। जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज पूरे हिंदुस्तान को बिलोंग करती है। और फौज जहां भी जाती है, वहां के लोगों को के साथ घुल मिल जाती है, उनको एक साथ इंटीग्रेट हो जाती है। ऐसे में फौज को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बट इट्स अ फैक्ट कि नॉर्थ ईस्ट में उस माफी की डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उस माफी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित नहीं हुआ था जैसे बाकी देश में था। जब मैं वहां था, उस समय नॉर्थ ईस्ट के अनेकों स्टेट्स थे जहाँ स्टेट कैपिटल में रेलवे लाइन भी नहीं पहुंची हुई थी, और स्टेट कैपिटल में एयरपोर्ट एयरफील्ड भी नहीं था। बट पिछले 8-10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। आज हर स्टेट कैपिटल है, उसमें रेलवे स्टेशन भी है और उसमें एयरपोर्ट भी है। और नॉर्थ ईस्ट आज हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ ईस्ट में उस समय जब मैं था, बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी तकरीबन हर स्टेट में। आज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और अगर आपने देखा तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी सब जगह से हटा लिया गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े चेंजेस हो चुके हैं फ्रॉम द टाइम दैट आई रिटायर्ड। उस जमाने में, अगर आपको याद होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मिजोरम जाना चाहते थे। उनको जी मिजोरम की यात्रा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि उनके जी जी एडवाइजर्स ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के लिए भी सेफ नहीं है वहां जाने के लिए। जी। सर, एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपने 41 साल भारतीय सेना को सर्व किया, उसमें एक कोई ऐसा टाइम पीरियड जो आपके लिए बड़ा अच्छा रहा हो, जो आपको जीवन भर याद रहा हो कि अरे वाह, ये चीज हुई थी मेरे साथ वहां पर। कोई एक ऐसा गोल्डन मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं। मैं गोल्डन मोमेंट्स कहूंगा, जो मैंने 4 साल हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर रहा लद्दाख में। हम्म। वहां पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेम्परेचर है -63 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जैसे कि द्रास का इलाका। और जहाँ दौलत बेग ओल्दी का इलाका है, वहाँ दिन में टेम्परेचर -45 डिग्री होता है, हवाएं 60 नॉटिकल माइल्स की होती है, विंड चिल इफेक्ट होता है तकरीबन -100 डिग्री। उन इलाकों में मैंने कम से कम 100 लोगों की जान बचाई, जो अगर हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन से उनको इवैक्यूएट नहीं किया जाता तो उनका जीना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ऐसे में मैंने अनेकों रिस्क लिए गए। कई मिशन में गया जहाँ पे मेरे को लोग कहते थे, तुम पागल हो, तुम हर बारी ऐसे मिशन में क्यों जाते हो? आपकी एक बेगम है और 2 बिटियां हैं, आप उनका तो ध्यान रखो। मेरी वाइफ कहती थी, आप जाइए इन मिशन पर, मुझे पक्का यकीन है कि आप वापस आएंगे। आर्मी कमांडर ने भी एक बार मेरे को कहा कि आप ऐसे डेंजरस मिशन क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो?
मैंने कहा क्योंकि मुझे साफ तौर पे लगता है कि मैं वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि क्या आपकी वाइफ, उन्होंने पूछा, ये श्रीनगर की घटना है, उन्होंने कहा कि हमने रात के समय, उस समय आर्मी आर्मी हेलीकॉप्टर के पास में कोई नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी नहीं थी। और गुरेज वैली में जहाँ पे ये हादसा हुआ, हमारे 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए जब पाकिस्तान ने अचानक एकदम से उनके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी। 1973 में जब अपने 93,000 ट्रूप्स वापस किए तो पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी। तो 8 जवान बड़े गंभीर रूप से घायल थे। एयरफोर्स को रिक्वेस्ट किया कि हमको लिफ्ट करने के लिए, वो घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ियों में थे। एयरफोर्स ने चंडीगढ़ से Mi-8 हेलीकॉप्टर मंगवाए, लेकिन 2 दिन कोशिश करने के बाद में वो नहीं कर सके। तब आर्मी कमांडर ने डिसाइड किया कि वो इंटरवीन करेंगे, क्योंकि मोरल और मोटिवेशन का ताल्लुक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उस समय एयरफोर्स, आर्मी एविएशन एयरफोर्स के नीचे थी और एयरफोर्स हमको कंट्रोल करती थी। आर्मी कमांडर फ्लू डाउन टू श्रीनगर। जब तक वो पहुंचे दोपहर के 3:30-4 बज गए थे। उन्होंने कहा कि हमको वॉलंटियर्स चाहिए। सो 2 ऑफिसर्स, एक दोनों फ्लाइट कमांडर्स, एक मैं और एक कर्नल थदानी ने वॉलंटियर किया। उन्होंने कहा मिशन बड़ी डेंजरस है, एयरफोर्स नहीं कर पाई, आप कर पाओगे? हमने कहा हम 100% कर पाएंगे। तो उन्होंने पूछा थदानी को, आर यू मैरिड? ही सेड नो, आई एम अ बैचलर। ही सेड फर्स्ट रेट। देन ही आस्क्ड मी, आर यू मैरिड? आई सेड यस। ही सेड कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बेटे हैं, बिटिया है। मैंने कहा दोनों बिटिया है। उम्र क्या है? मैंने कहा एक 3 साल और एक 3 हफ्ते। उन्होंने कहा यू विल नॉट गो फॉर दिस मिशन। मैंने कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी रेटिंग मास्टर बीन है और मैं अपने नीचे किसी और को नहीं भेज सकता जब ये मेरे को कन्विक्शन नहीं होगी कि वो वापस आ पाएंगे। मुझे कन्विक्शन में वापस आऊंगा। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ कहाँ है? मैंने कहा श्रीनगर में। कहते कैन आई स्पीक टू हर? तो आर्मी कमांडर्स को मैंने उनसे मुलाकात कराई टेलीफोन के जरिए। उन्होंने कहा आपका हस्बैंड जो है ऐसी मिशन के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं जहाँ वापस आने के चांसेस मेरे मुताबिक 2% से भी ज्यादा नहीं है। तो शी सेड अगर 0.5% भी होगा तो आई विल टेल हिम टू गो। ये मर्सी मिशन है और मुझे पक्का यकीन है उन 8 जवानों को बचा के ये वापस आएंगे। एंड द आर्मी कमांडर हैड टीयर्स इन हिज आईज। एंड टू कट स्टोरी शॉर्ट, वो मेरे जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता कि हमने उन 8 जवानों की जिंदगी कैसे कैसे बचाई। तो जब हम वापस आके लैंड किए बदामी बाग हेलीपैड के ऊपर, जो वहाँ के जो मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ में, तो हमने देखा हमारे दोनों जहाज जो थे उनके अंदर कई बुलेट्स लगी हुई थी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि कोई भी वाइटल या क्रिटिकल हेलीकॉप्टर के हिस्से में कोई बुलेट नहीं लगी, जिससे हम भी बच गए, हमारा हेलीकॉप्टर भी बच गया और वो जवान भी बच गए। क्या बात है। मतलब आपके परिवार ने भी पूर्ण तरीके से आपका साथ दिया और आपको खुद के ऊपर भी विश्वास था और सभी को आपके ऊपर विश्वास था, इसलिए आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आजकल आपको देख करके बहुत बड़े-बड़े मेजर जनरल्स हैं, उनको देख करके बच्चे जवान बनना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और इसी के लिए एक स्कीम आई, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीर बनने की तैयारियां चल रही हैं बच्चों की। अभी गवर्नमेंट इसको लाई और इसके ऊपर एक राजनीति की पटरी पे ये आर्मी की ट्रेन चल पड़ी है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखो, 2 प्रकार की राजनीतियां इसके ऊपर उठ रही है। एक तो जो अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि 75% बच्चे जो हैं उनको 4 साल के बाद में विलंबित कर दिया जाएगा और सरकार कह रही है उनको 10% रिजर्वेशन की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस में है वो 30,000 इन है। 30,000 का 10% है 3,000। बाकी 3,000 को छोड़कर लगभग 30 से 32,000 हर साल या 4 साल के बाद में एवरी ईयर विलंबित हो जाएगी। और वो जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, एक्चुअली दे विल बी कंसीडर्ड एज आर्मी रिजेक्ट्स। उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार कह रही है उनके पास बड़ा तजुर्बा आ जाएगा। आज हमारे 50 से 55,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के। उनमें बहुत जबरदस्त स्किल है। वो बहुत ही मुश्किल एनवायरनमेंट में सुपर सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, साइबर सिक्योर है, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको सिवाय सिक्योरिटी गार्ड के कोई नौकरी नहीं मिलती, जबकि उनकी जिम्मेदारियां जिंदगी में खूब। उनकी आम उम्र जो है 80 to 85% पीपल जो रिटायर होते हैं वो 35 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। जब उनके बच्चे कॉलेजेस में चले गए, लड़की, और उस समय वो नौकरी से बाहर हो जाते हैं और नौकरी नहीं मिलती। और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, 12 से 15,000 तनख्वाह मिलती है, उनको दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। यानी दूसरे लफ्जों में उनकी जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो अग्निवीरों के पास तो उस्माफी का तजर्बा नहीं होगा, उस्माफी का स्किल नहीं होगा। वो 4 साल में सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। आज
एक सैनिक जो है असल में सैनिक बनने के लिए उसको 5-6 साल लग जाते हैं। हमारी फौज का सबसे बड़ा है कि जो आपसी भरोसा है, आपसी विश्वास है, जो कॉमरेडरी है, जो रेजिमेंटल स्पिरिट, जो स्पिरिट डी कोर है, उसी की बदौलत जो है हिंदुस्तान की फौज का लोहा आज दुनिया मांग रही है। आजादी से पहले 1000 साल का अगर इतिहास देखें तो आप हर लड़ाई हारे, जो भी आपके लैंड बॉर्डर्स है आपको पछाड़ के चला गया, जो भी सी फ्रंटियर्स है आपको पछाड़ के चला गया। आजादी के बाद आपने 5 लड़ाइयां लड़ी। चाइना की लड़ाई आप हारे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्टुपिडिटी। बाकी जितनी भी लड़ाई बाकी जितनी भी लड़ाइयां थी आपने बड़े शानदार तरीके से लड़ाइयां जीती और दुनिया उसको देखकर आज तक दंग है। हिंदुस्तानी केवल एक ऐसा देश है जिसने 14 ही दिन में एक नया देश खड़ा कर दिया, बांग्लादेश। और पाकिस्तान के 93,000 ट्रुप्स ने सरेंडर किया जब उनके पास 6 महीने का सामान था लड़ने के लिए। फिर अगर कारगिल का युद्ध देखो तो पाकिस्तान ने 250 किलोमीटर के ऊपर अपने आप को स्थापित कर लिया था। 6 महीने से वो बैठे हुए थे, उनकी पोजीशन बड़ी मजबूत थी और अगर वो पत्थर भी लुकाते तो दुनिया की कोई फौज भी उनको हरा नहीं सकती थी। मैंने उस इलाके में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। वहां भी टेम्परेचर ऊपर जो है -35 -40 डिग्री हो जाती है और स्लोप 70 से 75 डिग्री ऊपर, जब टाइगर हिल की तरफ जाओ या टोलो हिल की तरफ जाओ। और हमारे को अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में ऊंची पहाड़ियों पे आपको फ्रंटल अटैक करने हैं। फ्रंटल अटैक में 100% कन्विक्शन होती है कि ये हुक्म सजाए मौत है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की फौज ने जो कर दिखाया, दुनिया आज तक दंग है। अगर अमेरिकन फोर्सेस को भी करना होता तो बिना केमिकल वेपन्स के या मिनी न्यूक्लियर वेपन्स के वो उनको नहीं पछाड़ सकते थे। हिंदुस्तान की फौज ही एक ऐसी फौज है जिसने पाकिस्तान को वहां से ऐसा झटका दिया कि पाकिस्तान रिकवर नहीं हो रहा। 65 की वॉर अगर देखो तो पाकिस्तान के पास हमारे से बेहतर हवाई जहाज थे, हमारे से बेहतर टैंक्स थे, हमारे से बेहतर तोपखाना था और उसकी हर तैयारी के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन लगे हुए थे। उसके बावजूद उसकी हार हुई। 71 वॉर में जो उसके वॉर प्लान्स थे वंस अगेन अमेरिकन से बनाए थे। वो कह रहे थे जम्मू में पाकिस्तान की फौज ब्रेकफास्ट करेगी, जलंधर में लंच करेगी और दिल्ली में डिनर करेगी। रिजल्ट उल्टा हुआ। बोथ वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान ने मुंह की खाई जी। उसके बाद पाकिस्तान को 100% कन्विक्शन हो गया कि हिंदुस्तान की फौज के सामने वो टिक नहीं सकता और इसी को निगाह में रखते हुए वो कहते हैं 1000 कट्स के माध्यम से हमको बीट करेगा, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करेगा फेक करेंसी के माध्यम से, हमारे यूथ को बर्बाद करेगा ड्रग्स के माध्यम से और हिंदुस्तान में आए दिन आतंकवाद की कोशिश करता है। लेकिन वहां भी उसको उस माफी की सफलता नहीं मिल रही। आज पाकिस्तान कंप्लीटली डेस्परेट है। हिंदुस्तान ने कहा हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आपने पुलवामा या उरी जैसे हादसों को दोबारा अंजाम दिया या अमरनाथ यात्रा में कुछ ऐसा अंजाम दिया तो हम घुस कर आपको आपके देश में ही मारेंगे। और उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक की हिंदुस्तान ने लाजवाब थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में केवल 3 देश हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिका 4-5 बारी की, हर बारी अनसक्सेसफुल हुए, सिर्फ उसामा बिन लादेन के समय सक्सेसफुल हुए। और 2 सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की इजराइल ने, एक युगांडा के साथ में एनटीबी में और दूसरा इराक के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जहां तक उस इराक में थे। और जो ये सारी जो स्ट्राइक्स हुई जाए अमेरिका की या इजरायली की, ये प्लेन एरिया में था जिसको रिकॉग्नाइज करना और पहचानना बड़ा आसान था। हिंदुस्तान ने 250 किलोमीटर की फ्रंटियर पे किया। इलाका समतल नहीं था, पहाड़ों में था, जंगलों में था और बड़ा मुश्किल था उसको लोकेट करना। फिर इजरायली फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस दुश्मन के इलाके में केवल 30 से 40 मिनट रही। हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर 4 से 6 घंटे उसके रही। जितने लोग आए 100% वापस आए। हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को रिंग करके बताया कि हमने इस माफी की कार्रवाई की और हम सक्सेसफुली वापस आ गए, हमारी तरफ से ऑपरेशन खत्म हो चुका है। फिर जब उन्होंने पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान को मारा, हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया लाउड एंड क्लियर केरला में जब विजिट पर थे कि हम इसका बदला लेंगे और तुरंत जल्दी लेंगे। इस इलाके के बाद में पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस और एयर फोर्स जो है कंप्लीटली फुल वॉर टाइम अलर्ट के लिए चले गए। उनके एयर डिफेंसेस डिप्लॉयड थे, उनके एयर फोर्स डिप्लॉयड थी, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म्स मैन थे। उसके बावजूद हमारी एयरफोर्स ने घुसकर पीओके के अंदर नहीं, पीओके के बाद फाटा एरिया के अंदर जाके बालाकोट के अंदर उसको उस्मा फेंक की मार दी, जिसको आज तक दुनिया कह रही है एक किस्म से ये मिरेकल है जो हिंदुस्तान की फौज ने कर दिया। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी ओर चाइना को देखो,
चाइना ने गलवान में हिंदुस्तान की निहत्थे फौजों को अचानक हमला किया मिडिवल वेपन्स के साथ में, और हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू और 19 जवानों को मार दिया। जब उनके ट्रुप्स को पता लगा कि इस माफी की कार्रवाई हुई है और उनके कमांडिंग ऑफिसर मारे गए, जवाबी कार्रवाई में हमने लगभग 100 से ज्यादा चाइनीज मारे। 46 को तो हमने खुद काउंट किया, और अमेरिका और रशिया वगैरह एक्सेप्ट करते हैं कि 46, 44 टू 46 मारे गए, लेकिन नासा ने 106 ग्रेव्स दिखाई है, चाइनीज कबूल कर रहे हैं 4। लेकिन फैक्ट है कि चाइना को समझ आ गया कि ये 62 का भारत और आज का भारत में जमीन आसमान का फर्क है। इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली, मॉरली वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते, ये उनको क्लियर हो गया है। और उसी की वजह से हिंदुस्तान की सरकार जो है, हिंदुस्तान की फौज है, हम किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जहां तक हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जहां तक हमारी सॉवरेनिटी है। आप 16 राउंड ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशन कर लो, 25 कर लो, 50 कर लो, आपको उन्हीं जगह पे वापस जाना पड़ेगा जहां पर आप अप्रैल 2020 में थे। हम यूनिलेटरली आपको LAC को तब्दील नहीं करने देंगे। और ये तरह चाइना को दर्शाने के लिए कि हिंदुस्तान मीन्स बिजनेस, हमारे पास कोई रिपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं थी, मतलब दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए, जवाबी हमले करने की काबिलियत थी। हमने 2 स्ट्राइक कोर रेज कर लिए, एक ईस्टर्न सेक्टर के लिए 17 कोर जो अरुणाचल वगैरह में और सिक्किम वगैरह में, भूटान वगैरह में काम कर सकता है। दूसरा जो 1 कोर था मथुरा में, जो स्ट्राइक कोर था पाकिस्तान के खिलाफ, उसको भी हमने लद्दाख में और सेंट्रल सेक्टर में लगा दिया। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर हमको जरूरत पड़े तो हम चाइना के अंदर घुस के उसको एम्बेरस कर सकते हैं। मैं तो पूरे बॉर्डर से वाकिफ हूँ। हम 80% इलाकों में चाइना को डोमिनेट करते हैं, और हम लोग वहां 1962 से बैठे हुए हैं, फुली एक्लाइमेटाइज्ड है। चाइना हमारे सामने टिक ही नहीं सकता, और उसकी बड़ी जबरदस्त भूल होगी हिंदुस्तान के साथ टक्कर लेने की। बिल्कुल, शायद इसलिए आज वो 2-4 कदम पीछे जाता रहता है और खौफ खाता रहता है। मेरा सवाल आपसे एक और ये होगा सर, कि क्या सियासत की पटरी पर सेना को लाना सही बात है? और जाति धर्म के हिसाब से सेना को बांटना क्या सही बात है? क्योंकि अभी बहुत सारे एलिगेशन लगे थे। वरुण गांधी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तेजस्वी यादव ने, संजय सिंह ने, उपेंद्र कुशवाहा ने, सबने सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरा है कि भाई साहब, सेना में तो जाति वर्ण ये सब चीजें तो थी ही नहीं, उसके बावजूद भी आप इस चीज को क्यों ला रहे हैं? इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने पहले कहा, दो चीजें मेरे मुताबिक। अग्निपथ जो है इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है हिंदुस्तान। सबसे बेहतरीन फौज को आप एक मीडियोकर फौज में कन्वर्ट कर दोगे। कि इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी चीज को ला रहे हो। हम एक डेमोक्रेसी है, आपने ऑपोजिशन को, स्टेक होल्डर्स को, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, कोई कमेटीज नहीं बनी, ये फैसला केवल और केवल आपने खुद ही लिया। और उसके बाद में आपने पिछले 75 साल, अभी 75 साल देश की आजादी को हो रहे हैं, पहली बार है कि आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ उसको सेल कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के ऑफिसर जो है नेवी एंड एयरफोर्स उसको सेल कर रहे हैं। यानी दूसरे तरफ से एक किस्म से पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कर दिया गवर्नमेंट ने। दूसरा आपत्ति जो जता रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है अग्निवीर से, उसमें उनका कास्ट और रिलीजन पूछा जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये जो चीज है ये ब्रिटिश एरा से चल रही है, 1947 से चल रही है। जब मैं भी फौज में भर्ती हुआ था, मेरे से भी कास्ट और रिलीजन पूछा गया था। और 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था ये कास्ट और रिलीजन इसलिए पूछा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए और ऑपरेशनल रीजंस के लिए। उन्होंने कहा कि अगर जो ट्रेनिंग के अंदर अग्निवीर मारा जाता है या लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारा जाता है, तो उसको किस्माफिक, उसकी डेड बॉडी के साथ किस्माफिक का सलूक करना है उसके रिलीजन के अनुसार। लेकिन जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, उसमें इसका किसी प्रकार से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और इससे मैं सहमत हूँ। मैं खुद एक सीईओ है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े टीवी चैनल के, वो मेरे पास आए अपने दोस्त के साथ में। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त का जो बेटा है, बचपन से ही फौज में जाना चाहता है, बड़ा पैशनेट है फौज के बारे में, स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा है, तंदुरुस्त है बड़ा, लेकिन इसको हमने बोला कि इंटरव्यू में कभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये मुस्लिम है। मैंने उससे 4 घंटे बातचीत की, उसको कोच किया, एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड अकॉर्डिंग टू मी यू आर वेरी आउटस्टैंडिंग एसेट, और आप रिजेक्ट नहीं होंगे। एंड सफाइस टू से, जब 5 दिन के इंटरव्यू के बाद मैं वापस आया, तो उसने कहा मेरे 40 में से केवल 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, एंड ही वाज वन ऑफ देम। सो यानी दूसरे लफ्जों में
अब किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, फौज में आप हिंदुस्तानी हो। और जब आप फौज में मिल जाते हो, इंडियन आर्मी इज अ माइक्रोकोजम ऑफ द नेशन। हमारा आपसी भाईचारा अद्भुत है। कोई किसी कास्ट की या क्रीड की या रिलीजन की बातचीत नहीं करता, आपके रंग की बातचीत नहीं करता। सर यही जानता है कि आप भाई मेरी यूनिट का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और आपसी प्रेम, आपसी विश्वास, आपसी भरोसा अद्भुत है। और यही है इसकी वजह से हिंदुस्तान की फौज हमेशा ही दुनिया के ऊपर, हर देश के ऊपर भारी पड़ रही है। हम जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं अमेरिका के साथ में, रशिया के साथ में, इसराइल के साथ में। हर जॉइंट एक्सरसाइज में हिंदुस्तान के एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, आर्मी वाले दूसरे देशों की फौजों के ऊपर छा जाते हैं। हमने 49 देशों में पीस कीपिंग मिशन भेजी है। हर पीस कीपिंग मिशन में हिंदुस्तान का जो जवान है अपने कैरेक्टर, अपनी सेंसिटिविटी, अपने इंटेग्रिटी और कंपैशन के लिए मशहूर है। जहां जाते हैं उस देश में खुशी की लहर हो जाती है कि आज ऐसे देश के सैनिक आए हैं जो केवल और केवल अपोलिटिकल होंगे, डिस्पैशनेट होंगे, दे विल हैव अ सेंस ऑफ कंपैशन एंड दे विल हैव अ सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। हमको बिना मतलब के बारे बारेंगे नहीं। एंड दैट इज अ रेपुटेशन दैट वी अर्न ओवर द लास्ट 75 इयर्स। और मैं दावे से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट का ये जो सर्टिफिकेशन मांग रहे हैं, इसमें कोई भी राजनीति का इरादा नहीं है। ये आप पार्टी ने बहुत बड़े सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने डेटा या ऐसे सवाल उठाने से पहले, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, इससे पहले हिस्ट्री को नहीं देखा, इतिहास को नहीं देखा कि इतिहास के अंदर ये 1947 और उससे पहले ब्रिटिश एरा से ही ये चल रहा था। इसमें तब से लेके अभी तक किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं हुई। तो 2013 में मैं दोबारा कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इसके बारे में, और तब यूपीए सरकार ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रीजन के लिए इस चीज को पूछा जाता है, लेकिन इसका किसी प्रकार से कोई भी इंफ्लुएंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ फर्दर मेरिट्स एंड प्रमोशन। ओके, तो मैं आखिरी चीज और आपसे जानना चाहूंगा सर, आपको देख करके, और बहुत सारे ऐसे मेजर जनरल्स हैं, बहुत जवान हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और आपको देख करके नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं देश प्रेम के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन करियर जो आज है वो है आर्म फोर्सेस। आज आप देश को देखो, जब से देश आजाद हुआ है, आप हर साल एक टीवी के माध्यम से पूछा जाता है देशवासी किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, किसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास है। उनको नंबर वन, राइट फ्रॉम द टाइम वी बिकेम इंडिपेंडेंट, नंबर वन हमेशा ही आर्म फोर्सेस होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं या पुलिस फोर्सेस हैं या दूसरों के ऊपर, उनके ऊपर विश्वास नहीं, वो कहते हैं धोखेबाज है, ये है वो है। लेकिन आर्म फोर्सेस के ऊपर उनको 100% विश्वास है। कोई भी बॉर्डर के ऊपर आपत्ति हो, या कोई भी नेचुरल आपदा हो, या कोई मैनमेड आपदा हो, जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है, आर्म फोर्सेस को लाया जाता है। और अगर लैंडस्लाइड्स हो जाए, या क्लाउड बस्ट हो जाए, या फॉरेस्ट फायर्स हो जाए, या अमरनाथ यात्रा हो जाए, कोई रिलीजियस वगैरह, या कोई जैसे उत्तराखंड में कुछ साल पहले बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ था जिससे बहुत लोग मारे गए थे, हिंदुस्तान ने जो कर दिया, 15 दिन के अंदर 1 लाख लोगों को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इवैक्यूएट किया गया, which was the largest effort seen anywhere in the world. No country with tens of times more helicopter than us has been able to do that. उस वैली में मैंने काफी उड़ान की हुई है। दिन में 1 से ज्यादा हेलीकॉप्टर एक समय ऊपर उड़ान करता, क्योंकि वैली नैरो है और 2 हेलीकॉप्टर आपस में लग सकते हैं। लेकिन उस दौरान 24/7, 24 घंटे दिन और रात को 10-10 हेलीकॉप्टर सेम पॉइंट ऑफ टाइम उड़े। तो अपनी जान की परवाह नहीं करके पीस टाइम में या वॉर टाइम में या आपदा के समय हिंदुस्तान की सैनिक खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ तक कि जब बच्चे कुएं में गिर जाते हैं और सिविल 3-4 दिन कोशिश करते हैं, उनसे बच्चा नहीं निकलता, तो आर्मी को बुलाया जाता है। और जब आर्मी को आती है तो उस इलाके में खुशी की लहर हो जाती है कि अभी उम्मीद जाग गई है कि हमारा बच्चा बच जाएगा, क्योंकि ऐसे सैनिक आ गए जो वो कर दिखाएंगे जो दूसरे कोई नहीं कर सकते। ऐसे में उनको बोलूंगा कि हिंदुस्तान के आर्म फोर्सेस के प्रोफेशन से बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। एंड होपफुली ये इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने है, अग्निपथ वगैरह, क्या वो 4 साल सर्विस करेंगे या उसके ज्यादा करेंगे, या इसकी कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। आई सेड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, आई एम वेरी सर्टन गवर्नमेंट इसमें मॉडिफिकेशन करेगी टू इंश्योर कि जो लोग हैं वो सब बच्चे हमारे सफर ना करें। क्योंकि अगर बच्चे जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड अनएम्प्लॉयड होंगे एट द एज ऑफ 21,
जबकि उनके बराबरी वाले बच्चे जो हैं वो उस समय आईटी कर ले होंगे, सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, तो उनको बड़ी मायूसी हो जाएगी। और मायूसी वाला इतने बड़े तादाद में लोग देश के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। चीज नहीं है। जी जी। तो अब मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अगर आपको कुछ संशोधन इसमें लाने की, अगर आप देना चाहे कि हाँ ये चीज हो तो ये स्कीम और सही हो सकती है और बेहतरीन हो सकती है, तो वो क्या संशोधन है? देखो मेरे मुताबिक तो इस स्कीम को पहले स्थगित कर देना चाहिए। आई होप द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द सेम ऑर्डर कि फॉर द टाइम बिंग 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए स्थगित कर दो। स्टेक होल्डर्स और कंट्रीमैन से डिस्कस करो। आपके स्टेक होल्डर्स हैं, माँ बाप हैं और बच्चे हैं अलग अलग इलाकों के, उनसे डिस्कस करो, ऑपोजिशन से डिस्कस करो। हम डेमोक्रेसी है, स्यूडो डेमोक्रेसी भी नहीं है। और अगर आप स्कीम को चाहते हो कि इसमें विश्वास हो लोगों को और सही तरीके से इसको लागू किया जाए, तो एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड। आपने देखो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में जिसमें 42 फैक्ट्रीज थी, उसको कॉर्पोरेटाइज करके साथ में किया, लेकिन करने से पहले आपने 3 साल तक उन लोगों से जो वहां काम करते हैं यूनियन से बातचीत की, और 3 साल बातचीत करने का तो उनको आश्वासन दिया कि उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो जब उनको कन्विक्शन हो गया कि सरकार जो है किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, जब आपने स्कीम अनाउंस की तो कोई अपोजिशन नहीं हुई। यहाँ भी अगर स्कीम को बजाय सडनली अनफल कर दिया अचानक, अगर आपने कॉन्फिडेंस लिया होता लोगों को, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटीज होती, इसके सारे पहलुओं पर देखा होता। अगर आप देखो जब स्कीम अनाउंस हुई है उसके बाद में एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट आए दिन नई नई चीजें, नए नए आश्वासन दे रहे थे, क्योंकि जब उनको देख रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और यहाँ इसलिए मेरे मुताबिक तो ये इसको फॉर द टाइम बिंग स्थगित कर देना चाहिए। तो सबसे डिस्कस करने के बाद में स्कीम को रिफाइन करके दोबारा ले जाना चाहिए। दूसरा, आज फौज में आने के लिए बड़े तरीके हैं। आज भी जो जवान भर्ती होता है वो 17 साल की और 17.5 साल की उम्र में भर्ती होता है और 35 साल तक काम करता है। इसके अलावा एसीसी के माध्यम से जा सकता है, एनसीसी के माध्यम से जा सकता है, टेक्निकल के। अभी आपने सारी बाकी स्कीम्स है जितनी भी है उनको रद्द कर दिया है, और आप कह रहे हैं कि हमारे जो अग्निवीर होंगे वो टेक्निकली बड़े माहिर होंगे। अरे आपने अग्निवीर की जो एडवर्टाइजमेंट दी आर्मी की, आप क्लास 8, क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चे को मांग रहे हो, जबकि जो टेक्निकली क्वालिफाइड को निकाल दिया है, वो स्कीम हटाई दी है। एसीसी की स्कीम हटाई दी है, एनसीसी की स्कीम आई। एनसीसी वाले कितने मायूस हो जाएंगे, एनसीसी के माध्यम से भी बच्चे जा ही नहीं सकते फौज में, तो एनसीसी में क्यों इतनी मेहनत करें। बहुत चेंजेस की आवश्यकता है। बहुत वास्तव में स्कीम लाई गई ये कहकर कि फौज को मॉडर्नाइज करने के लिए सैलरी बिल और पेंशन बिल कम करने की आवश्यकता है। बाद में गवर्नमेंट इसके ऊपर भी मुकर गई, कहा कि नहीं ये कारण नहीं है। आई डोंट नो, बेसिकली इनका यही कारण था। और फौज की जो रीस्ट्रक्चरिंग है, मेरे मुताबिक जो रीस्ट्रक्चरिंग में कोई भी आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व नहीं है। जब सबसे पहले तीनों चीफ्स ने इसको प्रेजेंट किया, तो मैंने हर टीवी चैनल में बोला पैनल डिस्कशन में कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो बॉडी लैंग्वेज नहीं दर्शाती कि देवर पार्ट ऑफ द स्कीम। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जनरल नरावने ने इसको साफ तौर पे, जो आर्मी चीफ थे और आर्मी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, उन्होंने इसको अपोज किया था। उस स्कीम को अनाउंस भी किया उनकी रिटायरमेंट के बाद में, और उनको सीडीएस की कंटेंशन से भी हटा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को एक किस्म से फॉलोअर चाहिए था, दमदार आदमी नहीं चाहिए था। जी। और आप देखो जितने भी रिटायर्ड वेटरन्स हैं, जी जी, ऑलमोस्ट 90% जो है दे आर अगेंस्ट द स्कीम। वो साफ तौर पे कह रहे हैं अग्निवीर जो है वो उस माफी का काम नहीं कर सकेंगे जिस माफी की आपको अपेक्षा है। मैं तो जैसे कहा पायलट भी रह चुका हूँ। आपने 1600 करोड़ का हेलीकॉप्टर, एक हवाई जहाज राफेल लिया है। आज आप 5-6 साल के कम एयरमैन की सर्विस वाले को लड़ाई कौन करता है? पायलट्स। जो ग्राउंड क्रू होता है वो हवाई जहाज को तैयार करते हैं, उसको आर्म करते हैं, उसको वेपनाइज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, रिपेयर करते हैं, ताकि पायलट जो है उसको उससे जाके लड़ाई कर सके। आज 5-6 साल से कम वाली सर्विस को आप उसको हाथ नहीं लगाने देते। अग्निवीर को आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो, एंड यू थिंक कि वो 1600 करोड़ का जहाज है जो सुपर सोफिस्टिकेटेड है उसको मेंटेन कर सकेगा, और पायलट खुश होगा उसकी सर्टिफिकेशन से। मैं तो हेलीकॉप्टर पायलट रह चुका हूँ, हेलीकॉप्टर पायलट में भी हम हेलीकॉप्टर हाथ नहीं लगाने देते।
a person with less than 4 to 5 6 years service, आपके 6 महीने की ट्रेनिंग से वो सब काम हो जाएगा। फिर हमारे एयर डिफेंस में, मैं तो एयर डिफेंस का में रहा, ऐसे इक्विपमेंट है जैसे रिपोर्टर रडार, जैसे तंगुष्का, एक एक पीस 35 से 40 करोड़ का। उसके जो क्रू है, हमारा जो रडार का ऑपरेटर होता है वो ऐसी, दुश्मन के आज हवाई जहाज हैं, दुश्मन की क्रूज मिसाइल हैं, दुश्मन की अनेकों प्रकार के ड्रोन्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मक्खी की तरह नजर आते हैं, उनको डिटेक्ट करना, रडार के माध्यम से उनको डिटेक्ट करना और उनको पहचानना, क्या वो जो हवाई जहाज आ रहा है वो अपना दुश्मन का या मेरा जहाज है। हमारे जहाज गए होंगे उधर सरगोदा के ऊपर हमला करने के लिए, रफीकी के ऊपर, वो वापस आ रहे हैं, उनको मार गिराओगे, कितना जबरदस्त नुकसान हो सकता है। तो ये एक अच्छा ओएफसी बनने के लिए, रडार ऑपरेटर बनने के लिए 6 7 8 10 रहते हैं। हाउ विल अग्निवीर बी एबल टू डू इट? एक तंगुष्का गन है जिसके ऊपर आपकी मिसाइल भी है, गन भी है, जो 5000 शरे 1.2 kg के 1 मिनट में फायर करती है। उसके अंदर टैंक भी है, सब कुछ है, क्रू बड़ा छोटा सा है। अगर एक आदमी इंजर्ड हो जाए तो दूसरे आदमी को मल्टीपल चीजें करनी चाहिए। 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर या 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर कैसे एफेक्ट करोगे? आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि हाउ इवन द आर्म्ड फोर्सेस हैव एक्सेप्टेड दिस। ऑब्वियसली लगा जा रहा है कि उनको मजबूर किया जा रहा है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे जनहित टाइम्स के दर्शकों को सेना की एबीसीडी समझाने के लिए, अग्निवीर की, अग्निपथ की एबीसीडी समझाने के लिए। और मैं चाहूंगा आप हमारे दोबारा से हमारे मेहमान बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। जय हिंद। थैंक यू। और ऐसे ही धमाकेदार इंटरव्यूज को देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए।